Hey everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Divya. As you all know, RVO एनएल जेएलओ के अंदर 60% वेटेज दिया गया है पार्ट 1 के अंदर मेन सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो टॉपिक गिवन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट दो रिट्स। थर्ड है फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 231 तक डिस्क्राइब किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76। कंटिन्यू करते हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हमें 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए, जिसमें राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 एंड राइट टू प्रॉपर्टी. Right to property was deleted from the list of fundamental rights by the Constitution. Right to property डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स के अंदर से एंड एज अ लीगल राइट इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 300A के अंदर. सो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स राइट नाउ. ओके, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए, जिसमें थे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, इसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स में से 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर एंड एज अ लीगल राइट इंट्रोड्यूस कराया गया आर्टिकल 300 के अंदर. ओके, तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्रोवाइड करवाया गया है, अगर उनका वायलेशन होता है, ठीक है, अगर वो इन्फ्रेंच किए जाते हैं किसी के द्वारा, तो जो एग्रीव पर्सन है वो स्टेट के अगेंस्ट क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है. अब स्यू करने के लिए पहले जानना चाहिए कि स्टेट है क्या, व्हाट इज़ स्टेट. तो आर्टिकल 12 के अंदर डिफाइन किया गया है स्टेट. ओके, स्टेट क्या है वो ऑलरेडी मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. ओके, आर्टिकल 13 बात करता है लॉ इनकन्सिस्टेंट विद और इंटेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में. बिफोर कमिटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट से पहले भी काफ़ी सारे इंडिया में लॉज अवेलेबल थे. ठीक है, काफ़ी सारे लॉ बने हुए थे. अगर वो उन लॉज के साथ में फंडामेंटल राइट्स क्या है, इनकन्सिस्टेंट है, तो वो जो लॉज होंगे वो वाइड कर दिए जाएंगे. ये है आर्टिकल 13. अब बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राइट टू इक्वालिटी के बारे में. आर्टिकल 14 जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए समानता के बारे में. लॉ के सामने सभी व्यक्ति समान है. ये जो शब्द है विधि के समक्ष समता, समानता, ये कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, जिसका मीन है कि लॉ के अंदर सभी व्यक्ति समान है. लॉ के सामने सभी व्यक्ति समान है, चाहे उसकी सोशल कंडीशन कुछ भी हो. ठीक है, तो ये है आर्टिकल 14. नेक्स्ट है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 15 बात करता है धर्म, मूल वर्ष, कास्ट, लिंग या जो बर्थ प्लेस है उसके जो उसके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रोकने के बारे में. ठीक है, प्रोहिबिशन के बारे में. नेक्स्ट है आर्टिकल 16 जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ की इक्वालिटी के बारे में कि सभी के लिए समान होनी चाहिए इक्वालिटी. ठीक है, आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, अस्पृश्यता का अंत. ठीक है, पार्लियामेंट ने इस पावर का यूज़ करते हुए जो अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 बनाया. नेक्स्ट है आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ये सामंतवादी जो व्यवस्था थी, सिस्टम था, उसको एंड करने के लिए बनाया गया था आर्टिकल 18. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 19 ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि हमें फ्रीडम देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की. ठीक है, वाक एंड स्वतंत्रता, वाक की और बोलने की और अपने एक्सप्रेशंस रखने की. ठीक है, अगर इमरजेंसी होती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी तो जो आर्टिकल 19 है ये सस्पेंड कर दिया जाएगा. ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. आर्टिकल 20 बात करता है जो भी ऑफेंसेस हैं उनके लिए दोहरे दंड से प्रोटेक्शन के बारे में. अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को
एक बार किसी कन्विक्शन के लिए ऑफेंस के लिए दंड दिया जा चुका है तो सेकेंड टाइम उसको वापस उसी अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 बात करता है जो दैहिक स्वतंत्रता है और जो प्राण की स्वतंत्रता है उसके संरक्षण के बारे में, ठीक है, प्रोटेक्शन के बारे में। आर्टिकल 20 एंड 21 क्या है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी के, नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी इसे सस्पेंड नहीं किया जाता, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, ठीक है, जो बात करता है राइट टू एजुकेशन की। आर्टिकल 22 जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस के अंदर, कुछ कंडीशंस के अंदर जो अरेस्ट है और उसके डिटेंशन के बारे में, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर के बारे में। जो भी मानव अंग है या उनके आगे जो भी मानव अंगों के साथ में वो व्यापार किया जा रहा है और जो भी लेबर बच्चों के साथ में जो लेबर करवाया जा रहा है उसके प्रोहिबिशन के बारे में बात की गई है इसके अंदर। आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। आर्टिकल 24 में जो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो बच्चे हैं वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो शोषण हो रहा है उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 24 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि रिलीजन की फ्रीडम की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इंडिया को सेक्युलर स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को भी सेक्युलर डिक्लेयर किया है, मतलब स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं होगा, वो सभी जो स्टेट के रिलीजन्स हैं उन सबको एक मानेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। सभी व्यक्तियों को अपने अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को अपनाने की, धार्मिक कंडक्ट की और प्रचार करने का राइट दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग जो रिलीजियस अफेयर्स है, धार्मिक कार्य हैं, उनको मैनेज की फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ये अधिकार है, राइट है कि वो अपने जो धार्मिक मोटिव्स हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो स्टेट फंड है उससे पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार के जो रिलीजियस एजुकेशन है वो देने के पर प्रोहिबिशन है, ठीक है, वो नहीं दी जा सकती है। तो आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल। लास्ट हमारा 27 रह गया है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की उन्नति के लिए सिटीजन्स को आप टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा 27 आर्टिकल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में, जिसमें नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 29 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में। इंडिया में रहने वाले नागरिक सिटीजन्स जो हैं उनको अपने स्पेशल लैंग्वेज या कल्चर है उनको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, केवल ये सिटीजन्स को प्राप्त है, ठीक है, जो कि उनके हितों को प्रोटेक्शन भी देता है और उनकी रक्षा भी करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30 जो बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके कम्युनिटी के लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 31 रिपील कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग्स ऑफ सर्टेन लॉज। तो बात करते हैं सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। आर्टिकल 31A बात करता है जो एस्टेट्स हैं उनको एक्वायर करने के लिए प्रोविजंस वाली सेविंग्स ऑफ लॉ के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल 31B जो बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, कुछ रेगुलेशंस एंड एक्ट्स के वैलिडेशन के बारे में। आर्टिकल 31C सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट करने वाले कुछ लॉज के बारे में, सेविंग्स ऑफ लॉज के बारे में, ठीक है। अब आर्टिकल 31D रिपील कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशंस को जब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो अगर उनका इन्फ्रेंच होता है, ठीक है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करवाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो बात करते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। आर्टिकल
2 एंड आर्टिकल 226 बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को ये राइट देता है कि वो कोर्ट में जो सिटीजन्स हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रेंच होते हैं तो इस कंडीशन के अंदर वो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन ऐसी रिट्स को जारी करके जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, आर्टिकल 32A रिपील कर दिया गया है एंड आर्टिकल 33 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। आर्टिकल 33 बात करता है इस पार्ट में जो गिवन राइट्स है फोर्सेस आदि को अप्लाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए पार्लियामेंट की पावर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 34 है रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन्फोर्स इन एरिया। जब किसी भी क्षेत्र के अंदर मार्शल लॉ लगाया गया है तब उनके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट उसके बारे में बात की गई। ठीक है, आर्टिकल 35 बात करता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट के प्रोविजंस को इफेक्टिव बनाने के लिए लेजिस्लेशन की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बात करता है DPSP की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी जो इंस्पिरेशन है वो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। ठीक है, सप्रू कमेटी ने दो कैटेगरी सजेस्ट की, जो एक थी वो थी जस्टिसेबल एंड सेकंड थी नॉन जस्टिसेबल। फर्स्ट बीइंग जस्टिसेबल जो थी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दे आर एनफोर्सेबल, बट जो नॉन जस्टिसेबल है वो क्या है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। मतलब इन्हें कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जाता क्योंकि इनको लीगल पावर्स नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो स्टेट के DPSP है, ठीक है, उनको उनके प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 बात करता है डेफिनेशन की, आर्टिकल 37 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 38 से, स्टेट ऑफ टू सिक्योर, आर्टिकल 38 एंड 39, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। क्या बात करता है ये मेन मोटिव क्या है इसका, वेलफेयर ऑफ पीपल DPSP का। ठीक है, तो ये बात करता है वेलफेयर ऑफ पीपल की, जो भी समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, उनके बढ़ावे के लिए, उनको इंक्रीज़ करने के लिए जब सिटीजन्स को सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय दिया जाएगा, जस्टिस दी जाएगी। ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कुछ जो पॉलिसीज़ है वो फॉलो की जाएंगी बाय द स्टेट। 31 एक बात करता है इक्वल जस्टिस एंड लीगल फ्री एड की, सभी को समान न्याय, इक्वल जस्टिस और निःशुल्क लीगल एड प्रदान की जाएगी, विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ताकि कोई भी गरीब अमीर इनमें कोई भी किसी को असमानता नहीं हो, सभी को इक्वल जस्टिस मिले। आर्टिकल 40 बात करता है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। 41 बात करता है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस के अंदर एजुकेशन, वर्क एंड जो भी पब्लिक असिस्टेंट है उसकी हेल्थ के बारे में। आर्टिकल 42 बात करता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। आर्टिकल 42 बात करता है उन प्रोविजंस की कि जहाँ पर जो ह्यूमन है वो काम कर रहे हैं वो कंडीशंस उनके काम करने लायक है या नहीं है, जिन कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 43 जो बात करता है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स के बारे में, जो व्यक्तियों को लिविंग वेजेस दिए जा रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है, वर्कर्स के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन की वर्कर्स की, ताकि उनको इंस्पिरेशन मिल सके। ठीक है, जो लेबर वर्कर्स होते हैं उनको इंस्पिरेशन मिल सके। ठीक है, तो उनके पार्टिसिपेशन की, तो अलग अलग तरीके से उनका पार्टिसिपेट किया जाए उनको मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है काम करने की। आर्टिकल 43B बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, सभी सिटीजन्स के लिए एक समान सिविल कोड होगा। ठीक है, आर्टिकल 46 है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, आर्टिकल 45 है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की, जो उनकी कंपल्सरी एजुकेशन है वो उनको प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, उनके प्रमोशन के लिए, उनके प्रोविजन के लिए जो सरकार है वो काम करे। ठीक है, प्रमोशन ऑफ, नेक्स्ट है आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है उनकी बात की गई है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी उनके हित हैं उनके बारे में बात की गई आर्टिकल 46 के अंदर। नेक्स्ट है 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो जो
स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या करे, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए, इंप्रूव करे पब्लिक हेल्थ को, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल। आर्टिकल 48 जो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री के बारे में। स्टेट को चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज करे एग्रीकल्चर को एंड एनिमल हस्बेंड्री को, जो नई तरह की नस्ल है, ब्रीड है, उनको वो क्या करे, इम्प्रूव करे एंड प्रोहिबिट करे स्लॉटर्स ऑफ काउज एंड काउस को। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 48A जो बात करता है प्रोटेक्शन की एंड इम्प्रूवमेंट की एनवायरनमेंट के अंदर एंड सेफ गार्ड करने के बारे में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। आर्टिकल 49 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एंड जो मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस हैं, ठीक है, जो ऐतिहासिक प्लेसेस हैं उनको क्या करे, प्रोटेक्ट करे स्टेट, ठीक है, नए स्टेप्स ले ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50 जो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात करता है इन द पब्लिक सर्वेंट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है आर्टिकल 51 जो बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन की इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में मेंटेन करे ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। आर्टिकल फिर नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4A जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं जहाँ अधिकार है वहाँ ड्यूटी भी होती ही है, ठीक है, जहाँ राइट्स हैं वहाँ ड्यूटीज़ भी हैं। तो सिटीजन्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स के साथ में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी प्रदान की है, ठीक है, और सिटीज़न जो है वो मॉरली ऑब्लिगेटेड है उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, लाइक DPS भी, ठीक है। 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है, लाइक आपको नेशनल फ्लैग जो है उसका सम्मान करना चाहिए, नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए एंड जो हमारे राष्ट्रीय एकता है, यूनिटी है, उसको बनाए रखना चाहिए, ठीक है, राष्ट्र की एकता के लिए काम करना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 51A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई हैं, ठीक है। तो पार्ट 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ओके, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, चेरिश फॉलो द नोबल आइडियाज़ एंड इंस्पायर्ड आवर नेशंस स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड द कंट्री को डिफेंड करना है एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ब्रदरहुड को बनाए रखना है, प्रमोट करना है हार्मोनी को, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the national environment including forests, lakes, rivers, wildlife, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiries etc. ये 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हमें दी गई हैं। ओके, तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द अपेक्स कोर्ट एंड फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 वेस्टेड द पावर एंड द जुरिसडिक्शन इन सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स द राइट अंडर आर्टिकल 32। तो सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल कोर्ट है ऑफ अपील इन ऑल सिविल, क्रिमिनल एंड अदर मैटर्स। इस प्रकार से वो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स की, जुरिसडिक्शन की एंड प्रोसीजर्स की। तो बात करते हैं आर्टिकल 124 की। आर्टिकल 124 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्लॉज 1 बात करता है देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा एंड कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, 34 जजेस होंगे जिसमें से एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7। जो उसके मेंबर्स हैं वो 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस हुई। 1956 के अंदर ये मेंबर्स 10 हुए, 1960 में 13 हुए, 17 हुए 1977 में, 25 में ये हुए 25 हुए 1986 के अंदर एंड 2008 के अंदर ये थे 30 मेंबर्स। ओके, एंड 2019 के अंदर 33 मेंबर्स थे आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 क्या कहता है, एवरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रत्येक जज होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट ही डीम्स नेसेसरी।
आर्टिकल 124 क्लॉज 3 कहता है अ पर्सन शैल नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। जब तक कि वो भारत का नागरिक नहीं है तब तक वो जो क्वालिफिकेशन है जज की वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज अ जज। ठीक है, उसको उनको सिटीज़न होना ज़रूरी है, भारत की सिटीजनशिप लेना ज़रूरी है। एंड सेकेंड है 5 years एज अ जज हाई कोर्ट, 5 साल तक उन्होंने एज अ जज रहे हो हाई कोर्ट के, एंड 10 years तक एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ओके, provided further that he can resign his office by writing to the president. A judge may be removed from his office in the manner provided in clause 4. आगे क्या बताया गया है कि जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ओके, और एक जज को जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको उनके पद से जो मैनर प्रोवाइड किया गया है क्लॉज 4 के अंदर, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि किस तरीके से उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो देखते हैं आर्टिकल रिमूवल ऑफ द जजेस, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर। A judges of Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament, supported by a majority of the total membership of that House and by a majority or not less than 2/3 of the members of that House present, and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity. तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर नहीं होते। ठीक है, एंड एड्रेस बाय ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय एन मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर प्रोसीजर जो रिमूवल ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर है वो बताया गया है कि किस तरीके से उनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। तो रिमूवल साइन बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा, अगर रिमूवल साइन होगा 100 मेंबर्स के द्वारा अगर लोकसभा का केस है तो, और 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा, इज़ टू बी गिवन टू द स्पीकर या फिर चेयरमैन। ओके, अगर स्पीकर या चेयरमैन में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज़ इट टू एडमिट इट, स्पीकर या फिर चेयरमैन को क्या कर सकते हैं, एडमिट द मोशन और रिफ्यूज़ भी टू एडमिट इट, रिफ्यूज़ कर सकते हैं एडमिट करने से। एडमिटेड देन स्पीकर चेयरमैन इज़ टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3-member कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इन टू द चार्जेस। इन केस ऑफ एडमिटेड, अगर एडमिट कर लिया गया है, देन स्पीकर चेयरमैन इज टू कॉन्स्टिट्यूट 3-member कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस, एंड द कमिटी शुड कंसिस्ट चीफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और अगर कमेटी फाइंड करती है कि कोई भी जजेस गिल्टी है या फिर उनके मिसबिहेवियर से या फिर सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी, हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी। आफ्टर मोशन इज पास बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, फाइनली द प्रेसिडेंट पासिस एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। तो फाइनली प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं रिमूविंग द जजेस। ओके, तो ये है रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसीजर। ओके, जो कि आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में बताया गया है। राइट, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 124 का क्लॉज 5। पार्लियामेंट में बाय रेगुलेट the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge under clause 4. According to article 124 clause 5, clause 4 के अंडर किसी भी इंक्लूजन में रखे जाने की या फिर जज के जो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है उसके इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ करने के प्रोसीजर का जो लॉ द्वारा वो क्या कर सकेगी, रेगुलेट कर सकेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 124 क्लॉज 6। क्या कहता है आर्टिकल 124 क्लॉज 6 कि एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम एन ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज इन 3rd शेड्यूल। क्लॉज 6 क्या कहता है कि प्रत्येक पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए नियुक्त किया जाएगा, वो प्रत्येक व्यक्ति जो अपना पद ग्रहण करेगा उसके पहले वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है, अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति है, इन फ्रंट ऑफ उस अपॉइंटेड व्यक्ति के 3rd शेड्यूल में जो भी प्रोविज़न दिया हुआ है फॉर्म के अकॉर्डिंग, जो भी फॉर्म सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो ओथ लेगा, शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 124 क्लॉज 7।
No person who has held office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court of before an authority within the territory of India. कोई पर्सन जिसने सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसके रूप में पद धारण किया है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी अथॉरिटी के सामने इन फ्रंट ऑफ किसी भी अथॉरिटी के सामने कोई या किसी भी अथॉरिटी के सामने कार्य नहीं करेगा. ओके. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 125 की, जो बात करता है सैलरीज़ की, प्रिविलेजेस की, पेंशन की, ओके, अलाउंसेस की. आर्टिकल 125 क्लॉज 1, there shall be paid to the judges of Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament, by law, and until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in second schedule. According to Article 125 Clause 1, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सैलरी पे की जाएगी जो पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइंड हो. जब तक कि इसके बारे में कोई प्रोविज़न नहीं किया तब तक वो सैलरीज उसको दी जाएंगी. ठीक है. Such salaries are as specified in the second schedule के अकॉर्डिंग. आर्टिकल 125 क्लॉज 2 क्या कहता है? एवरी जजेस शैल बी एंटाइटल्ड टू सच प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस एंड टू सच राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव of absence and pension as may from the time to time be determined by or under law made by parliament and until so determined to such privileges, allowances and right as are specified in the second schedule. Every judge जिनको कि स्पेशल प्रिविलेजेस और जो उनके अलाउंसेस हैं, जो उनकी अब्सेंस है, छुट्टी, पेंशन, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो राइट्स हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ के द्वारा और अंडर टाइम टू टाइम क्या किए जाएंगे? डिटरमाइन किए जाएंगे. जब तक कि इस टाइप से जो इस टाइप से डिटरमाइन नहीं किए जाते तब तक ऐसे जो अलाउंसेस हैं और राइट्स हैं वो उनको सेकेंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट नाइदर द प्रिविलेजेस नॉट द allowances of judge nor his rights in respect of leave or of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment. लेकिन किसी भी जज के जो प्रिविलेजेस हैं, अलाउंसेस हैं, छुट्टियां हैं, लीव या पेंशन के रिलेटेड कोई भी राइट्स हो उसकी नियुक्ति के बाद में उसके लिए जो अलाभकारी चेंजेस हो वो नहीं किए जाएंगे. जो डिसएडवांटेज हो वो आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट नहीं किए जाएंगे. ओके. तो ये है आर्टिकल 125 जो कि बात करता है जजेस की सैलरीज़ के बारे में, प्रिविलेजेस के बारे में, अलाउंसेस के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 126, आर्टिकल 127 और आर्टिकल 128 के बारे में. आर्टिकल 126 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. आर्टिकल 127 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस के बारे में. आर्टिकल 128 बात करता है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके. सो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 126 की, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. प्रेजिडेंट कैन अपॉइंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द ऑफिस ऑफ सीजे ऑफ इंडिया इज़ वेकेंट. जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है वो खाली है, ठीक है, वेकेंट है. सीजे ऑफ इंडिया इज़ टेम्पररी एब्सेंट. जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ टेम्पररी एब्सेंट है. सीजे ऑफ इंडिया इज़ अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस. जब वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए अनेबल है. ठीक है. तो इन कंडीशंस के अंदर प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस. ओके. आर्टिकल 127 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस. कब एड हॉक जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं? तो किसी भी टाइम पर जब सुप्रीम कोर्ट के सत्र को चालू रखने के लिए जो कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है, कोर्ट के जो भी जजेस हैं उनकी अगर क्वारम पूरे नहीं होती है, ठीक है, लैक ऑफ क्वारम होती है, तो सीजे कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड. ठीक है. तो जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो प्रेसिडेंट की सजेशन से और रिलेटेड जो भी हाई कोर्ट है उनके सजेशंस के बाद में जो भी जज होते हैं ऑफ हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड वो उनको अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 128 जो बात करता है रिटायर्ड जजेस के बारे में. एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर सीजे ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है. रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट को क्या कर सकते हैं? किसी भी टाइम पर सीजे ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ
द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज अ जज फॉर द टेम्पररी पीरियड, ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए। ओके, तो ये है हमारे आर्टिकल 126, आर्टिकल 127 एंड आर्टिकल 128 जो बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस की, एड हॉक जजेस की एंड अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट अ सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में, राइट। जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट जैसे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है एंड फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है एंड इसके नाते इसके पास काफ़ी सारी पावर्स निहित हैं, ठीक है। एंड इन पावर्स को क्लासीफाई किया गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, अपेलाइट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके पास पावर है जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल रिव्यू की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेटर और अदर्स काफ़ी सारी पावर्स इनके पास में हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 129 की, जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर्स ऑफ टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा एंड इसके पास सारी पावर्स होंगी इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिशमेंट देने की पावर भी इनके पास में होगी, ठीक है। Perpetual memory and testimony, these records are admitted to be evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court. It has the power to punish for contempt of court either with simple imprisonment for a term up to 6 months or with fine up to 2,000 rupees or with both. Okay? क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास में क्या होगा? जो भी जुरिस्डिक्शन है, प्रोसीडिंग्स हैं, जजमेंट्स हैं, एक्ट्स हैं, उनके सबका इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड होगा जो कि लंबे समय तक रहेगा गवाही के लिए, ठीक है, एंड गवाही के लिए। और ये जो रिकॉर्ड है आर एडमिटेड टू बी एविडेंशरी वैल्यू, इनकी क्या है? एविडेंशरी वैल्यू है और इम्प्रिजमेंट हो सकती है अप टू 6 मंथ और विद फाइन अप टू 2,000 रुपीज़ और बोथ, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मे बी सिविल और क्रिमिनल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तो सिविल हो सकता है या क्रिमिनल हो सकता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 130 जो बात करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट shall sit in Delhi or in such other places or places as the Chief Justice of India with the approval of President before time to time appoint. सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में या फिर ऐसे अदर प्लेसेस पे जहाँ पर इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ में टाइम टू टाइम अपॉइंट करें, ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 131 कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में डिसीजन देने का स्पेशल प्रिविलेजेस एंड राइट्स हैं, ठीक है। और इसके साथ ही अगर स्टेट से स्टेट का कोई डिस्प्यूट हो तो उस कंडीशन में भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है डिसीजन देने का। आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट शेल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी कोर्ट have original jurisdiction in any dispute between the government of India and one or more states, between the government of India and any states of on one side and one or more other states on the other, and between two or more states means according to जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस के अंडर रहते हुए इंडियन गवर्नमेंट या एक से अधिक स्टेट्स एक स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट या एक से अधिक स्टेट्स या दो से अधिक स्टेट्स इनके बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसके अंदर क्या है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है, ठीक है। उसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस एंड राइट्स हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट आगे ये आगे बताया गया है जुरिस्डिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटी एग्रीमेंट एंगेजमेंट कवेनेंट, ठीक है। कोई भी अगर पहले से ही ट्रीटी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ऐसा अगर प्रॉमिस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से पहले ही एग्जीक्यूट की गई थी और ऐसे स्टार्टिंग के बाद तक एग्जीक्यूशन में है तो ये बंद करती है, ये प्रोविज़न करती है कि दैट सेट जुरिस्डिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 131A रिपील एंड नेक्स्ट है हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बाद में अपेलेट जुरिस्डिक्शन। जैसा कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर्स अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स, ठीक है।
लोअर कोर्ट्स में जो भी जजमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट सुनवाई कर सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 132 की, तो आर्टिकल 132 क्या कहता है? अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132, हाई कोर्ट में किसी भी डिसीजन पर, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, ठीक है, किसी भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है, इन सर्टेन केसेस। तो पहले हम बात करते हैं क्लॉज 1 की, आर्टिकल 132 क्लॉज 1। एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री or final order of a high court in the territory of India, whether in civil court, criminal or other proceedings, if the high court certify under article 134A that the case involves a substantial question of law as the interpretation of this constitution। क्या कहता है कि किसी भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी भी हाई कोर्ट की, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो या अदर प्रोसीडिंग्स में, किसी भी डिसीजन पर या डिग्री पर जो फाइनल ऑर्डर की अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, ठीक है। एंड हाई कोर्ट्स अगर आर्टिकल 134 के अंदर सर्टिफाइड कर देता है हाई कोर्ट कि उस मैटर में इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लॉ का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ठीक है, उस केस के अंदर क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। थर्ड क्लॉज देखते हैं, वेयर सच अ सर्टिफिकेट इज गिवन एनी पार्टी इन द केस मे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट एनी सच क्वेश्चन एज अफॉरसेड हैज़ बीन रॉन्गली डिसाइडेड। क्या कहता है आर्टिकल 132 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि वेयर सच अ सर्टिफिकेट इज़ गिवन, जहाँ पर ये सर्टिफिकेट दिया गया है कि मैटर पर कोई भी पार्टी इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकेगा कि अफॉरसेड हैज़ बीन रॉन्गली डिसाइड, जो भी पहले क्वेश्चन जो भी डिसाइडेड हुआ था वो क्या था, रॉन्ग डिसाइड था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दी गई है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन फाइनल ऑर्डर इंक्लूड्स एन ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू विच इफ डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द अपीलेंट वुड बी सफिशिएंट फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। मतलब आर्टिकल के प्रोविज़न के लिए फाइनल ऑर्डर, इसके अंडर ऐसे कोई भी इशू डिसाइड करने वाला ऑर्डर जो कि अपील्स के फेवर में, अपीलेंट के फेवर में किया जाता है, तो उस मैटर में फाइनल डिस्पोजल के लिए क्या होगा, वुड बी सफिशिएंट फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। तो उस फाइनल डिस्पोजल के लिए केस के वो क्या होगा, सफिशिएंट। ओके, तो ये है हमारा आर्टिकल 132, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 133, जो बात करता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड्स टू सिविल मैटर्स। जैसे कि मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन में, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, प्रोसीडिंग से रिलेटेड अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो देखते हैं सिविल मैटर्स के रिगार्डिंग। एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट रूम एनी जजमेंट, डिग्री और फाइनल ऑर्डर इन सिविल प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड अंडर आर्टिकल 134A that the case involves a substantial question of law of general importance। इंडिया की टेरिटरी में किसी हाई कोर्ट सिविल प्रोसीडिंग्स में किसी डिसीजन या डिग्री के फाइनल ऑर्डर की अपील हाई कोर्ट में होगी अगर हाई कोर्ट सर्टिफाइड करता है अंडर आर्टिकल 134A के जो दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, कि उस मैटर में लॉ का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व है। बी दैट इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सैड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि हाई कोर्ट के ओपिनियन में इस क्वेश्चन का हाई कोर्ट द्वारा ओपिनियन ज़रूरी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओपिनियन ज़रूरी है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 132, एनी पार्टी अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 1 may urge as one of the ground in the such appeal the substantial question of law as to the interpretation of this constitution has been wrongly decided। आर्टिकल 132 में हाई कोर्ट में क्लॉज 1 में, ठीक है, एनी पार्टी अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 1, अपील करने वाला कोई भी पार्टी ऐसी अपील के बेसिस पर ही बता सकेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि लॉ के किसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन का जो डिसीजन है वो रॉन्गली डिसाइडेड है, ठीक है। 3, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल नो अपील शैल अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स लाइट टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट, डिग्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ वन जज ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के एक जज की डिसीजन, डिग्री या फाइनल ऑर्डर की अपील सुप्रीम कोर्ट पर तब तक नहीं होगी जब तक कि पार्लियामेंट लॉ द्वारा प्रोविजन नहीं किया जाता है। ओके, तो ये था सिविल मैटर्स के रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्डिंग टू सिविल मैटर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट रिगार्डिंग टू क्रिमिनल मैटर्स। ओके, आर्टिकल 134, अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड्स टू क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है, क्रिमिनल मैटर्स के रिगार्डिंग। एन अपील शैल लाई द सुप्रीम कोर्ट any judgment,
final order or sentence in criminal proceedings of High Court in the territory of India if the High Court पार्लियामेंट लॉ द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इंडिया के टेरिटरी में किसी भी हाई कोर्ट की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में किसी डिसीजन, फाइनल ऑर्डर या जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उनकी अपील ऐसी कंडीशंस में, ठीक है, ऐसी कंडीशंस या लिमिटेशंस के अंडर रहते हुए जो कि उनको एक्सेप्ट करने की या हियरिंग की एडिशनल पावर दे सकेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं 134(1) में क्लॉज 1 की। एन अपील शैल लाई Supreme Court from any judgment, final order or sentence in criminal proceedings of High Court in Territory of India has a power reversed an order of acquittal of an accused person and sentence him to death. B. Has withdrawn from trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death. हाई कोर्ट ने अगर किसी अपील में किसी अक्यूज्ड पर्सन की जो एक्विटल ऑर्डर है वो क्या है, रिवर्स कर दिया है, दोष मुक्ति का जो आदेश है, ऑर्डर है, वो क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर और उसको क्या दे दिया, सेंटेंस ऑफ डेथ दे दिया है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर नेक्स्ट हैज़ विड्रॉन फ्रॉम ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट्स अथॉरिटी एंड हैज़ इन ट्रायल कन्विक्टेड द अक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। अगर हाई कोर्ट ने अपने अथॉरिटी में किसी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है किसी मैटर को ट्रायल के लिए अपने पास मांगा है और ऐसे ट्रायल के अंदर जो क्यूज है उसको क्या है, कन्विक्ट ठहराया गया है, तो और उसको क्या है, डेथ सेंटेंस दिया गया है, उस कंडीशन में हाई कोर्ट अगर सर्टिफाइड करता है कि अंडर आर्टिकल 134A कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य है, ठीक है, सर्टिफाइड अंडर आर्टिकल 134A दैट द केस इज फिट वन फॉर अपील द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 134 अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड्स टू क्रिमिनल मैटर्स, प्रोवाइडेड दैट एन अपील अंडर सब क्लॉज सी शैल लाई सब्जेक्ट टू सच प्रोविजंस एज मे बी मेड इन दैट behalf under clause 1 of article 145 and to such conditions as the high court may establish or require। तो ये है आपका आर्टिकल 134 जो बात करता है रिगार्डिंग क्रिमिनल मैटर्स। Thanks for watching everyone. Please like, share and subscribe my channel.